निवासी धुंडा महाराज निरंतर व्याख्यानमाला इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय कुलकर्णी सर, उप प्रधानाचार्य गड़के सर और सभी मेरे साथी, आज इस निरंतर व्याख्यानमाला मेरा विषय है हिंदी भाषा में रोज़गार के अवसर। NAP 2020 इसमें बात बहुत तेज़ी से चल रही है कि अब भाषा का कोई काम नहीं है, भाषा का महत्व कम किया गया है और इस प्रकार की चर्चा हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे विचार से अगर भाषा नहीं रही तो हमारी अवस्था मोगली जैसी होगी। वो भाषा कोई भी हो सकती है, पहले हमको भाषा सीखना है, बाद में हर एक भाषा में हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हमने भाषा ही नहीं सीखी पहले तो बाद में हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। और भाषा का महत्व पहले कम नहीं हुआ था, बाद में भी कम नहीं होगा, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। इसीलिए हिंदी भाषा में रोज़गार के अवसर ये विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं अपने विचार से किन जगहों पर हिंदी भाषा पढ़ने के बाद नौकरी के, रोज़गार के, रोजी रोटी के अवसर हमें मिलते हैं, ये मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। मैं थोड़ा विस्तार में नहीं जाऊँगा। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, इसका अर्थ है बोलना। भाषा हम आदान प्रदान के लिए हमारे विचारों को, भावों को आदान प्रदान इस साधन के द्वारा करते, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा वही श्रेष्ठ है जो हमारे भावों को या हमारी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकती है, साथ में हमें रोजी रोटी या रोज़गार के अवसर दे सकती है। वही भाषा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा कहना है। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, कम से कम 3000 भाषाएं हमारे इस संसार में बोली जाती है। कुछ लुप्त प्राय है, कुछ लुप्त के कंगार पर है, कुछ चल रही है। लेकिन वही भाषा इस दौर में, इस तकनीकी दौर में रहेगी जो अपने समय के अनुसार उसमें बदलाव होगा। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में बहुत साधनों का, टीवी सीरियल है, फिल्म गीत है, समाचार पत्र है, ये बहुत कुछ ऐसे साधन हैं जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। और मैं किसी पक्ष में, बार बार मैं यही कहता हूँ कि मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन 2014 से आज तक हमारी हिंदी भाषा में अच्छे दिन आए हैं। किसी क्षेत्र में आए या नहीं आए हमको मालूम नहीं है, लेकिन कहीं भी गए हमारी हिंदी भाषा का डंका जो बज रहा है और लोग टिकट देकर वो भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे विचार से वो हमारे लिए या मेरी हिंदी भाषा के लिए अच्छा दिन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर रोज़गार के अवसर प्राप्त करे, कोई छोटी मोटी नौकरी करे और उनकी रोजी रोटी कमा सके। हमारे भारत में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, केवल थोड़ी कमी हो जाती है मार्गदर्शन। अगर अच्छा मार्गदर्शन मिला, अच्छे विचार मिले, या वह छात्र या विद्यार्थी ने अच्छी प्रगति की और समय के अनुरूप उन्होंने पढ़ाई की, तो आराम के साथ मैं कह सकता हूँ उसको अच्छा रोज़गार मिल सकता है। तो किन भाषाओं में रोज़गार है? बहुत सारी भाषाओं में रोज़गार, एक भाषा में रोज़गार नहीं है, हर भाषा में रोज़गार के अवसर है। लेकिन मैं केवल इस बात में किसी भाषा को कम नहीं आंक रहा हूँ, केवल मैं हिंदी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हिंदी भाषा में हिंदी पढ़ने के बाद कौन कौन सी जगह रोज़गार के अवसर हमको मिल सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक विषय लेकर के पॉइंट लेकर चर्चा करूंगा। तो हमारी बुद्धिमत्ता को, भारतीय बुद्धिमत्ता को विश्व ने स्वीकार किया है और इस स्वीकार की वजह से हम आज दुनिया में, पूरे विश्व में, हर देश में हम देख सकते हैं, चाहे वो भाषा कोई भी हो। और इन भाषा में हमें कुछ ना कुछ तो करना है। कि कुछ दिन पहले या कंटिन्यू कहा जाता है कि साइंस करने से हमको रोज़गार मिल सकता है, आर्ट में कोई रोज़गार नहीं मिल सकता, ये करने से रोज़गार मिल सकता है, ये करने से रोज़गार नहीं मिल सकता। तो मैं कम से कम एक
30-35 पॉइंट निकाल लिया है कि हिंदी भाषा में यहाँ जगह रोज़गार के अवसर है, और बहुत सारे कुछ है, लेकिन केवल महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ लेकर आपके सामने आया हूँ। तो भाषा समृद्ध और संपन्न वही होगी जो मैंने कहा है कि वो रोजी रोटी का साधन बने, वह कुछ ना कुछ तो रोज़गार के अवसर प्राप्त करे। और मेरा इस लेख का बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि आपको जानकारी दे सके। पहला है राजभाषा अधिकारी। 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। राजभाषा यानी राज्य की भाषा। राज्य के ऑफिस में, केंद्र सरकार के ऑफिस में जो भाषा चलती है उसको राजभाषा कहा जाता है। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के पद पर वह आसीन हुई। तब से लेकर सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी पद की नियुक्ति की जाती है। उनका काम है कि ऑफिस में जितने भी लोग हैं उसको हिंदी सिखाना, हिंदी में बातें करने के लिए प्रेरित करना और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। और वह राजभाषा अधिकारी उसमें जो भी जितने भी उसके अधीनस्थ कार्यालय हैं उन कार्यालयों में उनका काम होता है। और वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो, LIC ऑफिस हो, या हर जगह उनके अवसर को हम देख सकते हैं। अपने जितने भी अधीनस्थ कार्यालय है उस राजभाषा अधिकारी के, वह उनका काम एक ही है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना। और अपने कार्यालय और संलग्न विभिन्न कार्यालय में हिंदी भाषा में व्यवहार हो, इसलिए राजभाषा अधिकारी की बहुत बड़ा दायित्व उस पर होता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें। और इस अधिकारी पद के लिए उसकी जो नियुक्ति होने के बाद उसको जो वेतन मिलता है वह है 15,600 से 39,100 और 5,400 ग्रेड पे है। 18 साल से 30 साल तक उनकी उम्र होनी चाहिए। उसके लिए शैक्षिक योग्यता एक ही है, स्नातक तक यानी MA हिंदी होना चाहिए और साथ में उसको अंग्रेजी भी विषय होना चाहिए। या अगर MA अंग्रेजी का है तो BA तक हिंदी विषय होना कंपलसरी है। वह उस परीक्षा दे सकता है, पास हो सकता है। अगर पास हुआ तो उसको राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो सकती है। तो इस राजभाषा अधिकारी की कहाँ उसकी नियुक्ति हो जाती है, क्या अवसर कहाँ मिलते हैं? भारत सरकार के सभी संलग्नित मंत्रालय, अधीनस्थ कार्यालयों, भारतीय रेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय दूरसंचार निगम, महानगर दूरसंचार निगम, भविष्य निर्वाह निधि, भारतीय आयुर्विमा महामंडल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि विभिन्न जगहों पर राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है। राजभाषा अधिकारी पद की नियुक्ति प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में होती है। तो हमको कहाँ ढूंढना है राजभाषा अधिकारी? हमको कहाँ ढूंढना है? www.rajbhasha.nic.in कुछ वेबसाइट है, www.parliamentaryofindian.nic.in, www.railwayrecruitmentscell.com, राजभाषा अधिकारी विकिपीडिया, इस जगह हम इस ढूंढ सकते हैं। और जहां विज्ञापन आ जाता है तब हम फॉर्म भर सकते हैं। और ये अगर हमारे पास शैक्षिक योग्यता है तो हम परीक्षा दे सकते हैं और हम उस अधिकारी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। दूसरा है अनुसंधान अधिकारी। अनुसंधान यानी शोध। अनुसंधान कार्य लगन, विवेक, लगन और कठोर परिश्रम से किया जाने वाला ज्ञानवर्धक कार्य है। अनुसंधान में ज्ञात और अज्ञात विषयों के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान कार्य अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्य में हमको लक्ष्य को तय करना है। तय किया गया लक्ष्य की और सही दिशा में हमको उसका पीछा करना है और सत्यता की परख हमको उसके निकालना है। अनुसंधान करना मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है। वह हर पल नवसृजन के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो व्यक्ति अनुसंधान में सामाजिक तथा प्रशासकीय सेवा में रुचि रखता है वह हिंदी विषय के साथ साथ अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान रखना आवश्यक है। और ये होने के बाद वह अनुसंधान अधिकारी पद पर नौकरी प्राप्त कर सकता है। यानी जो हम PhD कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, उसी प्रकार नए नए विषय में हम शोध करके हम सामने ला सकते हैं। इसलिए शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी में मास्टर की डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में
संस्कृत में मास्टर की डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री में वैकल्पिक विषय हिंदी होना आवश्यक है। बाकी के विषय के साथ हिंदी होना आवश्यक है। उसकी भी उम्र 18 साल से 30 साल तक हम नौकरी पा सकते हैं। उसका ग्रेड पे है 35,400 से 1,12,400 रुपये। इस पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। संगणक के आधार पर बहुविकल्पिक प्रश्नों द्वारा हम परीक्षा दे सकते हैं। ये अधिकारी कहाँ होते हैं? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालय से विज्ञापन प्रकाशित होता है। स्थानीय प्राधिकरण मंत्रालय, आर्थिक विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय तथा विभिन्न आयोग, कृषि सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय आदि विभिन्न जगहों पर कार्य करने तथा राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न जगहों पर सेवा प्राप्त हम कर सकते हैं। इसके लिए www.upscexam.com इस वेबसाइट पर हम उसकी खोज कर सकते हैं। तीसरा है राज्यसभा। दिन भर में जो काम चलता है राज्यसभा का, उसका हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, जो भी स्थानीय भाषा में बात करता है उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद करने का काम उस अनुवादक को करना होता है या भाषांतरकार को करना होता है। तो संसद में बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के लगते हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, सचिवालय, सचिवालय सहायक, अनुवादक, प्रूफ रीडर आदि में उसकी नियुक्ति हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में सेम काम है, दिन भर में चला हुआ काम है। उसका ट्रांसलेशन करके जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत करने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता होती है और वह हिंदी भाषा में हम अनुवाद करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए www.rajyasabha.com, www.rajyasabha.nic.in, www.jointrecruitment.com इस वेबसाइट पर हम विज्ञापन देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चौथा है लोकसभा। जिस प्रकार राज्यसभा का कामकाज है उसी प्रकार लोकसभा का कामकाज है। वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। साथ में अगर स्थानिक भाषा का भी ज्ञान हुआ तो अच्छा है। जो अगर कोई लोकसभा में जो भी बैठा है वह अगर किस भाषा में बात कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन करके, उसका अनुवाद करके सामने प्रस्तुत करना या जो प्रूफ रीडर करके वह प्रस्तुत करना, यह लोकसभा और राज्यसभा में सेम प्रकार का काम होता है। इसलिए वहाँ भी बहुत सारे अवसर हमको मिलते हैं। उसी प्रकार है लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय में अवसर बहुत जगह यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही उसी विभाग में प्रूफ रीडर, अनुवादक, अंशानुवादक, अंशुलिपिक, संसदीय रिपोर्टर, जूनियर संसदीय रिपोर्टर, व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी नियुक्ति हो सकती है इस लोकसभा और राज्यसभा में। अगला है अनुवाद। हमारा देश या प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है, एक संस्कृति होती है। दो भाषाओं, दो संस्कृतियों और दो सभ्यताओं को आपस में जोड़ने का काम अनुवाद करता है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसकी सीमाओं को हम एक जगह बांध नहीं सकते। इस भूमंडलीकरण और बाजारवाद के तकनीकी विज्ञान की वजह से अनुवाद की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है और इन भाषाओं में बहुत अच्छा ज्ञान समा हुआ है। उसको पाने के लिए हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। सारे संसार का समग्र विज्ञान किसी एक भाषा में नहीं होता, वह तो सैकड़ों भाषाओं में बिखरा हुआ होता है। इसलिए संसार की सभी भाषा सीखना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए संसार के असीम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है। उस अनुवाद की वजह से हम अनेक भाषाओं में अनुवाद करके उस ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं। तो जैसे साहित्य के क्षेत्र में है, जनसंचार के क्षेत्र में है, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है, पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में है, फिल्म क्षेत्र में है, समाचार क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में है, प्रशासकीय क्षेत्र में है, वाणिज्य क्षेत्र में है, क्रीड़ा क्षेत्र में है, विज्ञापन क्षेत्र में है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्र में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्र में तथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में, इन जगहों पर अनुवाद का बहुत बड़ा कार्य कार्य है। इसलिए यहाँ पर हमको रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं और हम एक अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं
और सरकारी नौकरियों में सीनियर अनुवादक, जूनियर अनुवादक भी हो सकते हैं। हमको ये कहाँ ढूंढना है? www.rajyasabha.com, www.rajyasabha.nic.in, www.ibps.com, www.indianrailwayrecruitment.com, www.jointrecruitmentcell.com। यहाँ पर हम भेज सकते हैं। आप टीवी पर सुनते होंगे कि इतने मध्य प्रदेश में पूरी मेडिकल किताबों का अनुवाद हुआ, इंजीनियरिंग किताबों का अनुवाद हुआ, कितने हज़ार कितने लाख किताबों का अनुवाद हुआ है। वहाँ बहुत बड़ा अवसर हमको यहाँ इस क्षेत्र में हमको मिल सकता है। अगला है जो हमारे से संबंधित है, हिंदी अध्यापक। भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा महत्व है। अध्यापन करना ये एक पवित्र कार्य में से एक है। जिन लोगों को सामाजिक कार्य करने की रुचि है वह इस क्षेत्र में आ सकते हैं। इस क्षेत्र में छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है और इसका परिणाम देश के विकास में के लिए हो सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय के अनुसार अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर, अंधश्रद्धा को मिटाकर देश के नवयुवकों को ज्ञानी बनाना, उसमें देश प्रेम जगाना, भारतीय संस्कृति की जानकारी देना, ये अध्यापक का प्रमुख कार्य है। हिंदी भाषा की सहजता और वैज्ञानिकता के कारण पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। विदेश में अध्ययन और अध्यापन कार्य करने के लिए पाठशाला और साथ में विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर तथा पीएचडी तक हिंदी भाषा का अध्यापन किया जा रहा है। संसार के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पर तथा इसकी वैज्ञानिकता पर अनुसंधान का कार्य हो रहा है। विश्व के सुप्रसिद्ध लगभग 160 विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी एमए, बीए और एमए में तथा शोध स्तर पर तक हिंदी भाषा के अध्यापन की व्यवस्था हो चुकी है। मैं कुछ देश के नाम बताने वाला हूँ। हिंदी भाषा मॉरिशस, गयाना, फ्रांस, सूरीनाम, रूस, त्रिनिदाद, जापान, चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, बेल्जियम, तुर्की, हॉलैंड, इटली, बल्गेरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, श्रीलंका, युगोस्लाविया, यूके, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। अपनी शैक्षिक योग्यता पूरा करके विदेशी भाषाओं का ज्ञान आत्मसात करके हमारा युवक, हमारा छात्र उस क्षेत्र में अपने रोजगार पा सकता है। अगला है अपर डिवीजन कलर। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमको लिपिक या कलर की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्यालय का आत्मा या हृदय को हम कह सकते हैं, लिपिक को कह सकते हैं। प्रारूपण करना, टिप्पणी करना, पल्लवन करना आदि सभी कार्य उनके द्वारा हो जाते हैं। शॉर्ट में करना, बड़ा करना, छोटा करना, सभी कार्य वह लिपिक कर सकता है। कार्यालय की अहम भूमिका लिपिक निभाता है। संसार में ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहाँ लिपिक ना हो। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के सभी विभागों में, केंद्रीय राज्य मंत्रालय के सभी विभागों में, सभी राज्यों के कैबिनेट मंत्रालय के सभी विभागों में, सभी राज्यों के राज्य मंत्रालय के सभी विभागों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में, राष्ट्रीय तथा सहकारी बैंकों में, वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ न्यायालयों में, सभी सहकारी तथा निजी दफ्तरों में उनकी आवश्यकता होती है। जैसे हम कह सकते हैं, गली से लेकर दिल्ली तक हमको कलर की आवश्यकता है। हर कार्यालय में कलर की आवश्यकता है। तो उस जगह हम रोज़गार पा सकते हैं और हमारी रोजी रोटी का प्रबंध कर सकते हैं। अगला है तकनीकी सहायक। आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, संपादन, प्रूफ रीडिंग करना, अपने विभाग की जानकारी प्रकाशित करना आदि कार्य करने के लिए हिंदी विषय के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इन व्यक्ति को, इन छात्रों को तकनीकी सहायक हिंदी पद पर काम करने का अवसर मिलता है। ये अवसर कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि इन अवसरों को हम पा सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अर्थशास्त्र के साथ स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। अगर साथ में कृषि, सांख्यिकी, संकलन और संपादक का अनुभव हुआ तो बहुत अच्छा हो सकता है, उसको अनुभव अच्छा काम आ सकता है। अगला है संपादक और उपसंपादक। संपादक और उपसंपादक समाचार पत्रों पे महत्वपूर्ण स्थान होता है उसका। संपादक अपने अधीनस्थ उपसंपादक, संवाददाता, समालोचक, साक्षात्कार रिपोर्टर, विज्ञापन प्रबंधक
आदि के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाचार पत्र के निर्धारण, परिपालन और प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन को वह नियंत्रित करता है और वह करना संपादक का काम है। उपसंपादक संपादक द्वारा तैयार की हुई नीतियों को उसका निर्धारण करता है, उसका पालन करता है। समाचार पत्र की कार्य व्यवस्था देखना, उसका सुयोग्य अनुपालन करके समाचार पत्र के हर एक कोने से वह देखकर वहाँ त्रुटियों को दूर करके संपादक के सामने प्रस्तुत करना उपसंपादक का काम है। जनसंचार माध्यमों में मुद्रित जनसंचार माध्यमों का विशेष स्थान होता है। इसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार पत्र विश्व की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज समाचार पत्र का महत्व कम हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा कम नहीं हुआ, अपने आप लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए बहुत सारे समाचार पत्र हमारे यहाँ छपते हैं। मैं उसकी लिस्ट कुछ बातें बताने वाला हूँ। केंद्रीय सभी मंत्रालयों तथा उसके सभी विभागों में, राज्य के सभी मंत्रालय में तथा उनके सभी विभागों में संपादक तथा उपसंपादक की आवश्यकता होती है और उसके लिए एक विज्ञापन आता है उस विभाग की ओर से। उस विज्ञापन को हम पढ़कर हम अगर उसमें फॉर्म भर दिया या अप्लाई कर दिया तो हमको यहाँ नौकरी मिल सकती है। और सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण जो अगला पॉइंट है, विज्ञापन के अवसर, एडवर्टाइज। हम टीवी पर कार्यक्रम, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आधा समय उस सीरियल को जाता है, आधा समय विज्ञापन को जाता है। उसी विज्ञापन आने से हम हमारे घर के काम निपटाने के काम का 5 मिनट का विज्ञापन, चलो हम पानी पियेंगे, चलो हम इधर चले जाएंगे, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से ध्यान देकर विज्ञापन बनाएंगे तो हमारा भी एक रोज़गार का अवसर वहाँ मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं हम कि कहा जाता है, प्राचीन विज्ञापन है, ठंडा मतलब कोका कोला। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ठंडी है, केवल कोका कोला ठंडा है। और वो 4 अक्षर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए उसकी कंपनी वालों ने उसको प्रसार करने के लिए। यानी इस प्रकार के विज्ञापन अगर हम घर बैठे तैयार कर सकते हैं, उसमें संगीतात्मकता, लयात्मकता लाकर हम उस हिसाब से तैयार करेंगे तो हम यहाँ रोज़गार के अवसर पा सकते हैं। आज इस बाज़ारवादी युग में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विज्ञापन के माध्यम से खराब निम्न श्रेणी की वस्तु रातों रात प्रतिष्ठित करा दी जाती है। आज ये बाजारवाद संस्कृति जिस तरह नए नए उत्पादकों की खींच रही है, उसका प्रयोग कर रही है, इसके पीछे महत्वपूर्ण भूमिका विज्ञापन की रही है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी विज्ञापन है। इस बाजारवादी संस्कृति में ये कड़ी निरंतर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य है व्यावसायिक। विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा वस्तु एवं सेवा का प्रचार प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। विज्ञापनकर्ता ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि उपभोक्ता अपने आप उसकी ओर खींच जाता है। बड़ा हो या छोटा, अगर हमने बच्चों को भी कहा, हमने छात्रों को भी कहा कि ये कविता, ये पाठ करके आओ, लेकिन वो पाठ नहीं करेगा, लेकिन 1 घंटा अगर टीवी पर बैठेगा तो 2-4 लाइन का विज्ञापन अपने आप वह पाठ कर सकता है। छोटा या बड़ा या बूढ़ा भी उसके ओटो पर यही है, पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो, घड़ी ने जल्दी किया। अपने आप ये तैयार, क्योंकि उसकी लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, क्योंकि वो ध्यान लगाकर सुनता है, देखता भी है, सुनता भी है और पढ़ता भी है। तीनों क्रिया एक साथ चलती है। इसलिए विज्ञापन आज बहुत बड़ा अवसर हम देख सकते हैं। सुबह उठने से शाम सोने तक हम विज्ञापन के आधार पर ही चलते हैं। कौन सा पेस्ट यूज करना है, कौन सी चप्पल यूज करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, डाई लगाना है, और सोने के बाद भी चुप सोने नहीं देता वो, गुड नाइट सोना है कि ऑल आउट लगा के सोना है। यानी आज पूरा का पूरा हमारा जीवन विज्ञापन पर आधारित है। तो इस पर हम रोजगार के अवसर हम पा सकते हैं। अगला है पत्रकारिता। भारत एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है। इस प्रजातंत्र में पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व है। पत्रकारिता हर रोज की देश विदेश की घटनाओं को एक जगह समेटकर जनता के सामने प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र में हमारा करियर बनाना है तो हमें जिज्ञासु, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, सूचना को वास्तविक, संक्षिप्त तथा प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है। किसी भी राष्ट्र के विकास में पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभा सकती है। एक मीडिया हाउस में पत्रकारिता से संबंधित 27 विभाग है। अपने रुचि के अनुसार हम वह क्षेत्र चुन सकते हैं। किसी की अगर राजनीति में रुचि है तो राजनीतिक पत्रकारिता चुन सकता है, किसी की धार्मिक क्षेत्र में रुचि है तो धार्मिक पत्रकारिता चुन सकता है, किसी की कृषि क्षेत्र में रुचि है तो कृषि क्षेत्र की पत्रकारिता चुन सकता है, अर्थ में किसी की रुचि है तो आर्थिक पत्रकारिता चुन सकता है। ऐसे बहुत 27 विभाग उस विभाग में है, तो हर जगह वो अपना
कैरियर आजमा सकता है। यहाँ तक ही नहीं, विदेश में भी हिंदी भाषा के मेरे पास लिस्ट है, थोड़ा बढ़ जाएगा बोल के मैंने इसमें समाविष्ट नहीं किया है कि किस देश में कौन कौन से पत्र, समाचार पत्र निकलते हैं। वहाँ भी हम हमारा भविष्य आजमा सकते हैं और रोजी रोटी कमाने या रोज़गार के अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अवसर कहाँ पर है? समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़ चैनल, फील्ड रिपोर्टर, प्रेस, फोटोग्राफर, संपादक, उपसंपादक, कॉपीराइटर, सरकारी विभागों, नगर निगम, विश्वविद्यालय, प्राइवेट संस्थानों, जनसंपर्क अधिकारी, न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ वेबसाइट, प्रोडक्शन हाउस, प्राइवेट और सरकारी न्यूज़ चैनल, प्रसार भारती, पब्लिकेशन डिजाइन, फिल्म मेकिंग आदि रोजगार के अवसर हमको देखने को मिलते हैं। अगला है प्रलेखन, प्रलेख जिसको हम डॉक्यूमेंट्री लेखन कहते हैं। प्रलेख को हम अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री लेख कह सकते हैं। अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्रलेख कर सकता है। वैश्वीकरण की इस वजह से सारा संसार मुट्ठी में आ गया है। एक दूसरे के आचार विचार, रहन सहन, उत्सव, त्यौहार, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक घटना को जानने की हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है। सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक आदि विषय को लेकर एक दूसरे के देश जानने के लिए उत्सुक है। वह प्रलेख के माध्यम से सभी के सामने वह लाया जा सकता है। किसी घटना पर, महान विभूति पर फिल्म या प्रोग्राम बनाया जा सकता है, उसको हम प्रलेख कह सकते हैं। यह अवसर दूरदर्शन पर है, निजी चैनल है, शॉर्ट फिल्म है, ये प्रलेख किया जा सकता है। हम टीवी देखते हैं तो एक बार दोपहर के सामने वो आ जाता है, एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री है, वो पढ़कर बताया जाता है और चित्र दिखाए जाते हैं। तो इसमें भी हम रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पटकथाकार, यानी हमारे सभी साहित्य पर, कोई भाषा कोई भी हो, उस भाषा पर वही फिल्म बनती है, उसके उपन्यास पर, उसकी कहानियों पर, उसके नाटकों पर अनेक फिल्में, नाटक बनती है। उसी को हम पटकथाकार कहा जा सकता, कहते हैं, या पटकथा कह सकते। पटकथा बनाने वाला पटकथाकार। कहानी या उपन्यास पर वह पटकथा लिखकर वह फिल्म निर्देशक के सामने प्रस्तुत करता है। फिल्म निर्देशक को या डायरेक्टर को अच्छा लगा तो वह खरीद लेता है, या अगर उसका नाम चाहिए तो नाम दे सकता है और एक अच्छा पटकथाकार बन सकता है और पैसे कमा सकता है। हम बचपन से कहानी सुनते सुनाते आ रहे हैं। दादा दादी की कहानी सुनते सुनते हम बड़े हो गए, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कहानी सुनना और सुनाना है। प्राचीन काल से देखें तो हर विधा में से कहानी सबसे सशक्त विधा के रूप में हमारे सामने आती है। कहानियों में पाठक सभी विधाओं से अधिक देखने को मिलते हैं। कहानी पत्र पत्रिकाओं में छपती है, पढ़ने के लिए उसकी मांग बहुत बड़ी है। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रभाव बढ़ने से आज हिंदी सभी देशों में बोली, सुनी और समझी जाती है। इसका एक प्रमाण हम देख सकते हैं कि हिंदी की अनेक फिल्में, मदर इंडिया समझो, लगान है, इंडियन है, और अभी मेरे ख्याल से 2023 को आरआर ऑस्कर के लिए उसका नामांकन हुआ था। तो हिंदी प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। बॉक्स ऑफिस पर हज़ारों फिल्में बनती है, कोई फ्लॉप होती है, कोई सुपरहिट हो जाती है। कुछ फिल्में सुपरहिट हो जाती है तो कुछ फ्लॉप भी हो जाती है। इन कहानियों के माध्यम से फिल्में बनती है और इसमें से बहुत बड़ा रोल पटकथाकार का होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे ही सुपरहिट फिल्म बाहुबली, इस फिल्म में कहानीकार ने दर्शकों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। पहले बाहुबली में अपनी उंगलियों पर नचाया है और अपनी बुद्धि कौशल्य से, चातुर्य से उन्होंने बाहुबली फर्स्ट में एक सवाल छोड़ा था। वो सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल इतना प्रसिद्ध हुआ कि सभी दर्शक, सोशल मीडिया, छोटे बड़े, बूढ़े, बच्चे, सास बहू सभी अलग अलग प्रकार के तर्क लगाना शुरू कर दिए। क्यों मारा होगा, किस लिए मारा होगा? जैसे ही बाहुबली 2 प्रदर्शित हुई, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। लोगों ने लाइनें लगाकर टिकट लिए, ब्लैक में टिकट लिए और देखा, क्योंकि सवाल का जवाब ढूंढना था उन्हें। और इसका पूरा श्रेय कहानीकार को जाता है या पटकथाकार को जाता है। तो हम भी साहित्य में ऐसे कहानियाँ, ऐसे उपन्यास पढ़कर, चुनकर हम पटकथाकार बन सकते हैं और एक अच्छा रोज़गार पा सकते हैं। और ये हम कहाँ दे सकते हैं? अनेक हमारे सुबह से लेकर शाम तक सीरियल चलते हैं, वो भी
कथा के माध्यम से ही चलते तैयार हो जाते हैं। तो दूरदर्शन है, निजी चैनल्स है, फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, साहित्य है, पत्रिकाओं में ये पटकथा हम देख सकते हैं, बना सकते हैं और हम अपना रोज़गार पा सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगला है गीत या गीतकार। मनुष्य मनोरंजन प्रिय प्राणी है। अगर अकेला रहा तो वो गुनगुनाता है। एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, अगर हम ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे तो अपने आप हमारे मुंह में गाना आ जाता है ठंडे ठंडे पानी से। तो या खुशी में हो, गम में हो, या किसी में हम गाना गाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। इसलिए मनुष्य मनोरंजन प्रिय प्राणी है। अपने सुख दुख उत्साह या अपने उत्सवों और त्योहारों में गीत गाने हमारी परंपरा है। उसमें लोकगीत है, ऋतु गीत है, व्रत गीत है, बधाइया गीत है, श्रम गीत है, प्रेम गीत है, विरह गीत है, शादी में गाए जाने वाले गीत है, बच्चों के जन्म पर अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। इनके माध्यम से वह अपनी वाणी को अभिव्यक्ति देता है। गीतकार लोकगीत, देशभक्ति गीत, प्रेम गीत, प्रकृति आदि के आधार पर गीत बना लेता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से 4 चांद लगा दिए हैं। उसमें है नीरज, शैलेंद्र, प्रदीप, मजरूम सुल्तानपुरी, हजरत अली, गुलजार, जावेद अख्तर, आनंद बख्शी आदि गीतकारों ने दिल की धड़कनों में उत्साह, उमंग, प्रेरणा का भरने का काम किया है। बहुत सारे और भी गीतकार हैं, मैं केवल कुछ ही नाम लिए हैं। आज भी कुछ गीत सुनते ही हमारे मन में एक उत्साह, हमारा खून अपने आप दौड़ने लगता है, चाहे वह देशभक्ति पर हो या अभी हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है शिवाजी महाराज के अगर पोवाड़ा चालू हुआ तो अपने आप हमारे अंदर अलग सा महसूस होता है, वह गीत के माध्यम से ही होता है। और ये गीत लिखकर हम रोज़गार के अवसर पा सकते हैं। आज अगर हम एक 5-10 साल या 5 साल से आगे अगर देखेंगे तो बहुत गीत सुनने में भी हमको शर्म हो रही है, देखने में भी शर्म महसूस हो रही है। मुन्नी है, फेविकॉल है, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, लेकिन वो आज इस आधुनिक काल में नई पीढ़ी में वो चल भी रहे हैं। लेकिन हम अगर आज भी प्राचीन गीत सुनने के लिए उत्सुक है, नई पीढ़ी है उसको सुनती नहीं है, तो हम आराम के साथ ये गीत लिखकर हमें रोज़गार के अवसर हम पा सकते हैं। ये फिल्म में, दूरदर्शन, निजी चैनल पर हज़ारों सीरियल चल रहे हैं, या नाटकों में भी हम गीत बना सकते हैं और हम प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारा रोज़गार पा सकते हैं। अगला है पर्यटक मार्गदर्शक। भारत बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। साथ में वो विशाल प्रदेश वाला भी देश है। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, सागर तटीय तथा पर्वतीय स्थलों की भरमार है। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक विभिन्न स्थलों को देखने के लिए, साथ में भारतीय संस्कृति जानने के लिए पर्यटकों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। इन पर्यटकों की सुविधा के लिए भारतीय पर्यटन विकास महामंडल की स्थापना की गई है। यह केंद्र का भारतीय पर्यटन विकास महामंडल है। उसकी धरती पर हर राज्य में भी पर्यटन विकास महामंडल है। जैसे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास मंडल है, राजस्थान विकास पर्यटन मंडल है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडल है। तो ये महामंडल है, उसमें गाइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में अगर वह अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो वह गाइड की नौकरी पा सकता है, वह रोज़गार प्राप्त कर सकता है और भारत का भूभाग, भारत की संस्कृति को देखने के लिए उसको फिर पैसे लेकर भारतीय संस्कृति को प्रचार कर सकता है। तो इन संस्थाओं में टूरिस्ट गाइड की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ अच्छी तरह से हमको रोज़गार मिल सकते हैं। यहाँ अवसर है केंद्रीय पर्यटन स्थल या राज्य पर्यटन स्थल विकास महामंडल। और मेरा आखिरी है जो भड़के सर से संबंधित है, क्रीड़ा समालोचक। विभिन्न देशों में सद्भावना और सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाना, वैश्विक भाईचारा बढ़ाने के लिए खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व में क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बेसबॉल, प्रो कबड्डी, टेनिस आदि कई खेल सुप्रसिद्ध है और उसे हज़ारों की संख्या में लोग देख सकते हैं। इस खेल में अगर समालोचक अच्छा हो, कमेंटेटर अच्छा हो, तो खेल देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आ जाता है। खेल की कॉमेंट्री उत्तेजक, तूफानी, सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। खेल हमारा उत्साह बढ़ाता है।
उसी के साथ साथ अगर दिलचस्प समालोचक हो तो और भी चांद लग जाते हैं। आधुनिक मीडिया के साधनों के कारण हम किसी भी विश्व में, किसी भी देश में अगर खेल खेला जाता है तो हम घर बैठकर खेल देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसका सीधा प्रसारण हम घर बैठकर देख सकते हैं। प्रो कबड्डी से लेकर ओलंपिक खेल तक सभी खेलों में रुचि रखने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में देखे जा सकते हैं। यहाँ कमेंटेटर की भूमिका, आज हम गली गली प्राइम लिंक चल रहा है, वहाँ भी कमेंटेटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण चल रही है। हाँ, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले यहाँ चल रहा था, उसमें से वहाँ बहुत अच्छा एक कमेंटेटर मैंने खड़ा रहकर उसकी कमेंट्री सुनी। यानी आज टैलेंट की कमी है, लेकिन कमी नहीं है, तो केवल उसको अवसर मिलना बाकी है। तो हम क्रीड़ा क्षेत्र में भी हमारा करियर अपना सकते हैं और एक रोज़गार पा सकते हैं। वो अवसर है हमको दूरदर्शन, रेडियो, निजी खेल चैनल्स, विभिन्न खेल संस्था है। और मैं एक नया जोड़ दूंगा कि आज गांव-गांव में जो IPL चल रहा है, प्रीमियर लीग, उसमें भी हम वो आजमा सकते हैं। पैसा मिलता है नहीं मालूम नहीं है। इसके साथ केवल ये मेरे ख्याल से मैंने शार्ट में कर दिया है, 16 पॉइंट लिए है। उसके साथ में अनेक भी ऐसे रोज़गार के अवसर मिलने की जगह है, जहाँ संवाद लेखन है, उद्घोषक है, निवेदक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था है, उपनिदेशक है, आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो रोज़गार के हम अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जितना मेरा ज्ञान हो सके मैंने वो कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं यहाँ रुकता हूँ, मुझे यह मौका दिया इसलिए मैं सर का और सभी आयोजन समिति का धन्यवाद देता हूँ और मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।